तो संविधान सभा के जो कार्य हैं उनको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो संविधान में सामान्य विधि का निर्माण करना। तो जब ये सामान्य विधि के निर्माण करती थी तो उस समय पर इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। आप लोग जानते हैं, इनके बारे में पढ़ते होंगे कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। 17 नवंबर 1947 के अंदर इसने पहली बैठक जो है इस सामान्य विधि कार्य के लिए शुरू करी। और ये समाप्त कब हो गया? जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तो ये वर्गीकरण समाप्त हो गया, यानी कि इसका कार्य खत्म हो गया। दूसरा कार्य संविधान सभा का क्या था कि संविधान का निर्माण करना। इस रूप में जो इसके अध्यक्षता करते थे वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में हम जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा जो काम था इसका, वो काम और था, वो था अस्थायी संसद के रूप में कार्य करना। अस्थायी संसद का तात्पर्य क्या हो गया? देखिए, देश का जो शासन है वो किस आधार पर चल रहा था जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर इंडिया के अंदर सारी व्यवस्था चल रही थी जब तक 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू नहीं करा। तो अस्थायी संसद के रूप में ये कार्य कब तक करेगी? ये कार्य करेगी 1952 तक। 1952 किस लिए? भारत में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन हुआ 1952 में हुआ, क्योंकि 1951-52 के अंदर स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव का आयोजन किया गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि सर्वोपरि है। तो ऐसे समय में जब हमारी संसद गठित नहीं हुई थी या चयनित नहीं हुई थी, उस समय तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद का कार्यभार भी संभाला। ये पॉइंट भी मैंने इसके अंदर आपको दिया हुआ। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 3 पे। पहले 2 पेज आपके हो गए, तीसरा पेज आते हैं संविधान निर्माण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को बैठक का आयोजन किया गया। तो कौन कौन सी तिथियां इंपॉर्टेंट है जरा उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ गई 9 दिसंबर 1946, तो प्रथम बैठक का आयोजन किया गया इस तारीख को, और इस दिन अध्यक्षता करी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, क्योंकि जब तक कि स्थायी सदस्य अध्यक्ष का चुनाव ना हो तब तक इनको अध्यक्षता सौंप दी गई। उसके बाद 11 दिसंबर को जब बैठक हुई तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए और HC मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष चुने गए। देखिए, HC मुखर्जी का नाम जो मैंने बोला, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, उपाध्यक्ष कौन बने थे। तो इसके अंदर उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी और कृष्णाचारी का नाम आएगा 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसको कहते हैं उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, यही था जिसे जनवरी 1947 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर किस रूप में शामिल किया गया? प्रस्तावना या प्रीएम्बल के रूप में। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए आप, जब प्रस्तावना की बात आएगी तो 3 व्यक्तियों के नाम इंपॉर्टेंट आएंगे। कौन कौन से? एक तो नाम आएगा कि इसको उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तो नाम आ गया जवाहरलाल नेहरू। और जब ये सवाल आएगा कि इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की वो हमने कहाँ से ली है, तो हमारा नाम आएगा, हमारे पास उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना होनी चाहिए संविधान में, ये हमने कहाँ से लिया, तो अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये 3 पॉइंट जो है इसके बारे में आप लोग अवश्य ध्यान रखिए। इसके बाद दे रखा है 21, अगला पॉइंट दे रखा है प्रस्तावना का स्वरूप हमने अपना दिया, ये ठीक हो गया 22 जुलाई को। हाँ, अगला पॉइंट जो आ गया, फिर आ गया 22 जुलाई 1947।
हमारा जो प्यारा तिरंगा है उस तिरंगे को इस रूप में कब अपनाया गया? तो तिरंगे का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमने अपनाया 22 जुलाई 1947 में, जिसमें 3:2 का हमने अनुपात रखा कि और इसके अंतर्गत 3 रंग की पट्टियां और बीच में एक अशोक का चक्र। ये क्वेश्चन जो है तारीख का क्वेश्चन ये आ चुका है सीडीएस की परीक्षा में, किस तारीख को, और अनुपात का क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में पूछा गया, इसका ध्यान आप लोग। और केंद्रीय विद्यालय की और डीपीएसआई जब दिल्ली पुलिस एग्जाम लेती थी तो उस समय ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था। उसके बाद जैसे आप जानते हो 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, तो 15 अगस्त 1947 को जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी और पाकिस्तान बन गया, तब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मैंने पूर्व में बताई थी, उसे दोहरा रहा हूं, वो कितनी घटकर रहेगी? 299। तो जब ये सदस्यों का वर्गीकरण स्पष्ट हो गया कि कौन पाकिस्तान जाएगा, कौन भारत में रहेगा, उसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति बनी 29 अगस्त 1947 को। इसे कहा जाता है प्रारूप समिति, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ये जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली कमेटी थी, इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे और बाकी जो सदस्य हैं उनके नाम आप लोगों को याद करने हैं। जैसे कृष्णा स्वामी अय्यर का नाम आएगा, के.एम. मुंशी का नाम आएगा, मोहम्मद सादुल्ला का नाम आएगा, माधव राव का। अब माधव राव का जब मैंने नाम लिया तो ये इसलिए ध्यान रखना होगा कि माधव राव जो है किसके बीमार होने के बाद सदस्य बने, तो बी.एल. खट्टर जो थे वो जब बीमार हो गए तो उनकी जगह पर ये आए। इसके अलावा टी.टी. कृष्णाचारी का नाम आएगा। वह कौन सदस्य बने? वह सदस्य बने क्योंकि डी.पी. खेतान नाम के एक सदस्य थे, उनकी मृत्यु हुई। तो 2 व्यक्तियों के नाम आप लोगों को वैसे तो 7 याद रखने हैं, 7 में से 6 डॉक्टर अम्बेडकर तो आपको पता ही है, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं उनके नाम अवश्य याद रखने हैं। और अगर उनमें भी आपको 2 याद करने हो तो 2 इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो माधवराव और एक हो गए कृष्णाचारी। ये जरूर आप लोगों को याद रखने हैं। ये 2 सदस्य बाद में बने, एक तो बीमार होने पर सदस्य हट गए, उनकी जगह आए, और एक सदस्य की मृत्यु होने पर कृष्णाचारी आए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारे लिए 29 अगस्त के बाद फिर तारीख जो है हमारे लिए दे रखी है 21 फरवरी 1948। ये इंपॉर्टेंट है, ये नया सवाल है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया। ये पूछा गया 21 फरवरी 1948 का कि पहली बार 21 फरवरी 1948। अब देखिए संविधान सभा की जब अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो उसके अंदर एक और सदस्य थे जो उसके सचिव बने, जिनका नाम था बी.एन. राव। वो याद रखने हैं आपको। तो बी.एन. राव ने पहली बार जो है इसका जो हमारा संविधान था उसके ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया। ये नया क्वेश्चन है जो परीक्षा का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिसके अंदर पूछा गया, देख लेता हूँ फिर भी अगर कहीं दे रखा है, नहीं आवा। तो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के पहले प्रारूप को प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। फिर अगली जो तारीख है इसके बाद फिर सीधी तारीख आ जाती है हमारी, अगला आ गया हमारा सितंबर 1949, 14 सितंबर। 14 सितंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस मनाने के लिए हमारे पास में जो तिथि है वह है ये वाली। क्यों? क्योंकि संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस तारीख को अपनाया। इसके बाद आ जाती है 26 नवंबर 1949। ये वो समय था जब हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया, तो संविधान पूर्ण हुआ, संविधान पूर्ण हुआ। और इसी तारीख को हमारे यहाँ पर 26 नवंबर को 2 दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय विधि दिवस और एक नया दिवस 2015 से मोदी सरकार ने शुरू किया है, उसे कहते हैं संविधान दिवस। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस तारीख को किस लिए? क्योंकि इस दिन संविधान बनकर पूर्ण हुआ, और जो इस दिन पूर्ण होने पर कुल सदस्यों की संख्या थी जिन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर करे वो 284 सदस्य थे। यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया। तो
इसके अंतर्गत जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी जिन्होंने हस्ताक्षर करे, हस्ताक्षर करने की जो तिथि है वो कौन सी थी। हालांकि उसके बाद जब अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तो फिर दोबारा हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद अगली जो तिथि इम्पोर्टेंट है इसके लिए, हमारे लिए, वह इम्पोर्टेंट है कि 1950 24 जनवरी 1950 को हमने इस संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन किया गया। अंतिम बैठक का आयोजन किया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ये पॉइंट मैंने इसके अंदर दे रखे हैं आपको कि पहले राष्ट्रपति के रूप में, जैसे आप इसमें देखेंगे कि ये पॉइंट दिया हुआ है कि इनके नाम को प्रस्तावित किसने करा, ये वाला पॉइंट भी दे रखा है। नाम को प्रस्तावित किसने करा, जवाहरलाल नेहरू ने, और इनके नाम को आगे किसने बढ़ाया या सहमति किसने दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और एक ही प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए और इस प्रकार इनका चुनाव हो गया। और इसमें इसी दिन जो है हमने अपने राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो आप जानते हैं जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है, इन दोनों को अपनाया गया। इसके बाद 25 जनवरी 1950, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि 25 जनवरी 1950 को हुआ ये कि हमारे निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अब ये निर्वाचन आयोग का गठन संविधान लागू होने से पहले कैसे हुआ, तो इसके लिए भी समझ लीजिए। जब हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरा कर लिया लेकिन लागू नहीं करा, तो लागू करने के लिए 26 जनवरी तो चुनी गई, लेकिन 15 अनुच्छेद जो है वो हमने 26 नवंबर 1949 को ही चालू कर दिए। और इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत जो 5 से शुरू होकर और 393 तक है, इनमें आ जाता है 324। ये जो अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 324 है, उस 324 आर्टिकल में ही इलेक्शन कमीशन का स्थापना की भी बात कही गई है। तो इसीलिए हमारे यहाँ 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और यही कारण है अब प्रतिवर्ष हम 25 जनवरी को मनाते हैं कौन से रूप में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके पीछे कारण यही है कि निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। तो यहाँ पर एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, कितने आर्टिकल जो है हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू करे, तो 15 अनुच्छेद। आप संख्या याद कर लेना। बाकी जो इनके बारे में दे रखा है कौन कौन से अनुच्छेद है वो मैंने बुक के अंदर दिया हुआ, उसे डीपी वालों को याद नहीं करना। डीपी वाले केवल ये देख ले कितने अनुच्छेद संविधान लागू होने से पहले लागू कर दिए गए थे। इसके बाद आ गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बारे में क्या बिंदु है, इसके बारे में ये बिंदु है कि इस दिन जो है हमारे जो राष्ट्र है वो एक गणतंत्र बना। देखिए गणतंत्र के बारे में क्वेश्चन आया डीपी कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। यूपी कांस्टेबल के मेंस के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया कि बताइए संविधान गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र इसे डिवाइड करें, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है जिसके राष्ट्राध्यक्ष का चयन होता हो, ना कि पैदाइशी मुखिया बनता हो। तो भारत एक राष्ट्राध्यक्ष बना, भारत का राष्ट्राध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। दूसरा, जहां गण का तंत्र हो यानी कि जनता का तंत्र हो, उसे भी रिपब्लिक कहा जाता है। तो परिभाषा आप लोग जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस परेड जब आयोजित होती है तो आप ध्यान कीजिए, उस दिन जो हमारे सुरक्षा बल है उनकी परेड की सलामी कौन लेते हैं, उनकी सलामी लेते हैं देश के राष्ट्रपति। तो इसीलिए गणतंत्र दिवस समारोह जब भी आयोजित होता है दिल्ली में, उसके मुख्य केंद्र बिंदु जो है राष्ट्रपति होते हैं। और जबकि 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उस दिन केंद्र बिंदु कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, जो लाल किले की प्राचीर से या रेड फोर्ट से लोगों को संबोधित करते हैं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश जब स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्र का मुखिया था माउंटबेटन, जो कि एक गवर्नर जनरल था। इसीलिए 15 अगस्त के समारोह का केंद्र बिंदु राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता। और 26 जनवरी के अंदर हमने अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव कर लिया, इसलिए केंद्र बिंदु राष्ट्रपति होते हैं।
इसके अलावा इसी दिन हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में क्वेश्चन आया सीडीएस की परीक्षा में, उसमें पूछा कि राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर जो 4 पशु हैं वे कौन कौन से पशु अंकित किए गए हैं और कहाँ से लिया है, ये तो आप जानते ही हैं। सारनाथ, जो बनारस के पास सारनाथ नामक स्थान है, वहाँ पर सम्राट अशोक की लाट है, यानी कि पिलर है, उस पिलर के ऊपर या उस लाट के ऊपर जो है राष्ट्रीय वाक्य लिखा हुआ है जिसको सत्यमेव जयते, और राष्ट्रीय चिन्ह है जिस राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर 4 पशु हैं। एक तो हाथी, इसके बाद हाथी, बैल या वृषभ कह सकते हैं, और अश्व या घोड़ा, और तीसरा जो है और चौथा वो है एक शेर। इन 4 चीज़ों को अंकित किया गया और इसी दिन हमने अपने राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को भी अपनाया। तो ये जो तथ्य हैं, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं, ये तथ्य इसलिए इम्पोर्टेंट हैं ताकि आप इनके बारे में जो है ये बिंदुवार याद कर सको और आप समझते हुए भी चलो। ऐसा नहीं केवल हमें बिंदु रटना है, उसे समझते हुए भी चलना। अगला जो पॉइंट दे रखा है, और एक पॉइंट और दिया हुआ कि 26 जनवरी में क्या विशेषता थी कि संविधान हमारा 2 महीने पहले 26 नवंबर को तैयार हुआ, लेकिन लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी का चुनाव किया। उसके पीछे एक सांकेतिक महत्व ये था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो उसी सांकेतिक महत्व को देखते हुए कांग्रेस ने 26 जनवरी का चुनाव किया संविधान को लागू करने के लिए। ये बिंदु मैंने तीसरे वाले पेज पे सारे हैं, यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ तक का मैंने सारा आपको कराया। फिर इसके बाद दे रखा है इसके अंदर संविधान की प्रमुख समितियाँ। बहुत कम क्वेश्चन है, हालांकि एनडीए के एग्जाम में 2019 में पूछा गया, लेकिन बाकी परीक्षाओं में समितियों से संबंधित ज़्यादा सवाल नहीं आते। उनके मैंने नाम दे रखे हैं, जैसे झंडा समिति दे रखा है, या फिर केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित समिति है। तो कुछ समितियाँ जितने आप लोगों से याद हो सके उन्हें कर लीजिए। लोकप्रिय तो बताना बड़ा मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि आमतौर पर जो जनरल कंपटीशन है उसके अंदर इसके सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे। अगला जो हमारा पेज है उसे देख लीजिए, अगला पेज खोल लीजिए। इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में लिखा हुआ है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से संबंधित आपके लिए कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आए। यूपीएसआई जो 2011 था उसके अंदर 2 क्वेश्चन जो है इससे संबंधित पूछे गए। इसके अलावा रेलवे के एग्ज़ाम के अंदर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या बिंदु है, सारांश बता देता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं इसकी राष्ट्रगान, इधर से लिखना शुरू करता हूँ ताकि एक चार्ट के रूप में आप लोग इसे याद कर सको। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, एक तो ये हो गया, ज़्यादातर को आपको मालूम होगा और सबको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रगान कौन सा है। तो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है। इसके वर्गीकरण में ये है कि इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ पहली बार, इसके रचयिता कौन है, यानी कि इसके राइटर कौन है, ये पब्लिश कहाँ पर हुई, इसके अलावा इसका अनुवाद किसने किया, ट्रांसलेट किसने करा इसको, इसके अलावा अनुवाद से पहले भाषा लिख लेते हैं, इसकी भाषा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है अनुवाद कब किया गया, फिर है इसका संबंध किससे है, यानी कि ये क्यों लिखा गया, ठीक है। इसके बाद प्रथम बार गायन कब किया गया, और आखिरी पॉइंट हो गया इसका संगीतबद्ध किसने किया, यानी कि इसको लिरिकल किसने बनाया, ये इसके लिरिक्स किसने तैयार करे। इन पॉइंट को करते हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैंने बिंदुवार दे रखा है। राष्ट्रगान जो है वो तत्व बोधिनी पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ, ये ध्यान रखना है पत्रिका का नाम। राष्ट्रगीत में सभी जानते हैं आनंद मठ के अंदर ये लिखा गया था उपन्यास में। इसके लेखक कौन है सभी जानते हैं, हमारे जो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसके लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत के बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ एक पॉइंट दे रखा
है मैंने, उसे जरूर देख लीजिएगा आप। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में क्वेश्चन आया कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आया सीडीएस के एग्जाम में कि पहला स्नातक कौन है कलकत्ता विश्वविद्यालय का, क्योंकि भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की गठन हुआ 1857 के अंदर। तो उसके अंतर्गत जब कलकत्ता विश्वविद्यालय का गठन हुआ तो उसका पहला जो स्नातक था आधिकारिक तौर पर, वो इसी राष्ट्रगीत का रचयिता था बंकिम चंद्र चटर्जी। भाषा को लेकर जो क्वेश्चन है वो ये हुआ कि रेलवे के एग्जाम के अंदर अभी परीक्षा हुई और वहाँ से एक स्टूडेंट जो है 1 नंबर से रह गया, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान की जो भाषा है वह उसकी भाषा कौन सी है। तो उसके अंदर उसने जो उत्तर लिखा था उस उत्तर को रेलवे बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से उसने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर याचिका दी। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक राष्ट्रगान की बारे में बात है, राष्ट्रगान जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसकी भाषा तो होगी संस्कृत और इसकी लिपि जो है वो है बांग्ला। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से उस विद्यार्थी का जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया, क्योंकि उसने भाषा बांग्ला लिखी थी। लिपि का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आप किसी को हिंदी में कुछ SMS करना चाहते हैं या व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं और आप अंग्रेजी में लिख दें। फॉर एग्जाम्पल अब को हम लिखें ऐसे, तो इसमें लिपि तो होगी कौन सी, लैटिन भाषा की, अंग्रेजी की, लेकिन ये शब्द किसका है, हिंदी भाषा का। उसी प्रकार से राष्ट्रगान जो है उसकी जो भाषा है वो तो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत को पढ़े कैसे, तो उसे बांग्ला भाषा के अंदर। तो इसीलिए आंसर जो है वो ये आएगा कि इसकी जो भाषा है वो तो संस्कृत है और ये जो लिपि है इसको लिपिबद्ध किया गया है किसके अंदर, बांग्ला के अंदर। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और जो राष्ट्रगीत है ये बांग्ला में है। इसके बाद अनुवाद, ये यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया। अनुवाद तो स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो इसका ये क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन जो यूपीएसआई में आया वो राष्ट्रगीत का आया कि इसका अनुवाद, क्योंकि इसके अनुवादक दूसरे हैं। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका अनुवाद करा और इसके अनुवाद का नाम क्या था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इसका अनुवाद किसने किया, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष जो है, जिनको हम इतिहास के अंदर, जिनका नाम बस थोड़ी सी देर के लिए आता है कि अलीपुर बम केस में कौन से क्रांतिकारी को गिरफ्तार करा, एक महान राष्ट्रवादी थे। और यही वो व्यक्ति हैं जिनको भारत माता, जो आज हम कहकर राष्ट्रीय घोष करते हैं, उस भारत माता का चित्रण करने वाले यही लोग हैं क्रांतिकारी, जिनके राष्ट्रवादी जिनका नाम आता है। तो बंगाल की भूमि से भारत के अनेक राष्ट्रवादियों का जन्म हुआ और उसी से एक महान राष्ट्रवादी थे अरविंद घोष, जिन्होंने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। तो इसका ट्रांसलेशन अरविंद घोष ने करा, किस नाम से, मदर आई बो टू दी, यानी कि माता मैं आपके सामने शीश नमन करता हूँ, मदर आई बो टू। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस रूप में, किस नाम से इसका ट्रांसलेशन किया गया। संबंध का क्वेश्चन जो है, देखिए आप कहाँ एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में संबंध का क्वेश्चन आया और एसएससी की परीक्षा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन आया राष्ट्रगीत, जो एक किताब लिखी गई है राष्ट्रगीत, जो राष्ट्रगीत लिखा गया आनंदमठ में। आनंदमठ उपन्यास जो है किस पर आधारित था, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के ऊपर आधारित है, जिसका तात्पर्य हुआ कि ये एक हिंदू समुदाय के सन्यासी थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर और बंगाल तक के क्षेत्र में भ्रमण करते थे। अंग्रेजों ने इनके भ्रमण पर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से इन्होंने विद्रोह करा। इसी को सन्यासी विद्रोह कहते हैं। इनका आधार राष्ट्रगान का, इसके बारे में बहुत विवाद है कि राष्ट्रगान का जो रचना है वो इसलिए की गई क्योंकि ब्रिटिश शासक जब भारत में आ रहा था तो उसकी अगवानी के लिए एक गीत लिखना था। उसी गीत को हमने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। अब इसमें कितनी सत्यता है इसके बारे में तो विवाद ही भर बना हुआ है। इसके बाद इसका प्रथम बार गायन किसने किया, देखिए प्रथम बार गायन चाहे राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, दोनों का आधिकारिक मंच पर, दोनों का कांग्रेस के आधिकारिक मंच पर गायन करने का श्रेय रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसका प्रथम बार गायन रविन्द्रनाथ टैगोर
वर्ष कौन सा है? 1911। राष्ट्रगीत का पहली बार आधिकारिक तौर पर गायन कब किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष कौन सा होगा? 1896 के अंदर गायन किया गया। और दोनों अधिवेशन कहाँ आयोजित किए गए कांग्रेस के? दोनों आयोजन जो है वो कलकत्ता, जिसे आज कोलकाता कहते हैं, तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इनका गायन किया गया। अब इसका संगीतबद्ध कब किया गया? राष्ट्रगान को संगीतबद्ध कब किसने किया? तो इसके बारे में क्वेश्चन जो है फिर यूपीएसआई में आया। इसके अंतर्गत जो है नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का आधिकारिक तौर पर। लेकिन यूपीएसआई में क्वेश्चन आया कि इसका एक और विकल्प दिया जो कि आंसर सही बताया गया, क्योंकि उनके परिवार के जो सदस्य हैं आज भी वो दावा करते हैं कि उन्होंने किया। राम सिंह ठाकुरी का नाम आता है। ये क्वेश्चन और आंसर भी यही बताया गया था यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर, राम सिंह ठाकुरी। ये संभवतः नेपाली समुदाय से संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्हीं का नाम आता है कि उन्होंने इसको संगीतबद्ध करा। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा, उनके बारे में क्या क्या पॉइंट है देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का यह है कि वर्तमान जो स्वरूप है राष्ट्रीय ध्वज का वो किसने तैयार करा? तो उसमें एक व्यक्ति के नाम आते हैं जो आंध्र प्रदेश के निवासी थे, जिनका नाम है पिंगली वेंकैया। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने वाले उनमें नाम आएगा पिंगली वेंकैया का, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और किस दिन अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को? मैंने आपको जब संविधान के विभिन्न तथ्य थे जब कराया, उसे दोहरा देता हूँ। 22 जुलाई 1947 को वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। पहला जो ये तिरंगा था, आप जानते हो तिरंगे के बारे में जवाहरलाल नेहरू का क्या संबंध है? तो ये है कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार तिरंगे को जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। लेकिन जो वो तिरंगा था, उस तिरंगे के अंदर जो केंद्र था, मध्य था, उस मध्य के अंदर चरखा था, उसे हटाकर अशोक का चक्र उसके अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा एक भारत की नायिका है जिन्हें कहा जाता है क्रांतिकारियों की माता, पीकाजी कामा, एक पारसी समुदाय की महिला थी। उन्होंने 1907 के अंदर, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, 1907 के अंदर उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट, ये जगह पड़ती है जर्मनी में, वहाँ एक अधिवेशन में उन्होंने पहली बार एक ध्वज को फहराया। तिरंगे को नहीं, तिरंगे के लिए तो तारीख यही आएगी 31 दिसंबर 1929 को ही, लेकिन जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की है तो ये पॉइंट आएगा। इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप है जिसे पिंगली वेंकैया ने तैयार करा, लेकिन इसमें ये रंग इस रूप में होंगे, ये किसने सुझाव दिया था? इसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। और जो इसके अंदर ये 3 प्रमुख रंग है, केसरिया बलिदान का परिचायक है, यानी कि सेक्रीफाइस। और जो व्हाइट कलर है प्योरिटी, शुद्धता को दर्शाता है। और जो ग्रीन कलर है ये लाइफ को या जीवन को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका अनुपात कितना है ये हमने देखा। इसका अनुपात जो है वो 3:2 का अनुपात है, ये भी ध्यान रखना है। ये 2 एग्जामों में क्वेश्चन आया, डीपीएसआई में और केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा के अंदर। यहाँ पर ये झंडे से जुड़ी हुई जो पॉइंट है वो सारे मैंने इसके अंदर आपको दे दिए। इसके बाद है भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। जैसे आप जानते हो भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान के रचनाकारों ने बुद्धिमानी पूर्वक दुनिया के अलग अलग लिखे गए संविधानों से अलग अलग हिस्सों को ग्रहण करके इस संविधान को पूर्ण किया था, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर किसी और राष्ट्र ने अपने अनुभव से कोई बेहतर दस्तावेज तैयार किया है और हमारे पास उस दस्तावेज को देखने का और अपनाने का समय है, तो होशियारी इसी में है, बजाय ये कि हम एक गलती को कर कर तब सीखें, जिसने गलतियां कर करके सीख ली हैं उसके अनुभव का हम लाभ उठाएं। यही परिपक्वता और बुद्धिमानी कहलाती है। तो हमारे संविधान में अलग अलग देशों से किन किन हिस्सों को ग्रहण किया गया, जरा उनके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो नाम आएगा यूएसए का। हालांकि आप जानते हो यूएसए का या अमेरिका का संविधान जो है सबसे छोटा है, लेकिन जैसे मैंने कहा सबसे कारगर संविधानों में उसका नाम लिया जाता है। तो एक एक बिंदु में पढ़ता भी चलता हूँ, उनको समझाता चलता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दे दिए मौलिक अधिकार। तो हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ग्रहण करी हैं, जरा मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो लिया है मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के तीसरे भाग के अंतर्गत दिए गए हैं और इनके अंतर्गत इतना महत्व है इनका, जो 12 से लेकर 35 तक है, कि इनमें से एक जो 32 है, इसे तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान की आत्मा कहा है, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे भारत के संविधान की हृदय और आत्मा का उपनाम दिया है। तो नागरिकों को अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये मौलिक अधिकार है, और ये हम कहें संविधान या लोकतंत्र का जो आधार है वो मौलिक अधिकार है। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इसके बाद प्रियम्बल या प्रस्तावना। आपको मैंने अभी बताया था कि प्रियम्बल या प्रस्तावना जो है इसके लिए 2 राष्ट्र और 1 व्यक्ति का नाम था, कि प्रस्तावना को संविधान के अंदर अपनाया गया है जनवरी 1947 में। इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आया। और संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये किसने करा? ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया। और याद रखिए, जब संविधान लागू हो गया तब हमने प्रस्तावना को उसके अंदर शामिल किया था। तीसरा, इसकी भाषा हमने किससे ली है? तो उसमें आंसर ऑस्ट्रेलिया आएगा, जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में। और संविधान की प्रस्तावना का महत्व ये है कि कुछ विद्वानों के अनुसार तो ये संविधान की आत्मा भी कहलाती है। इसके बाद आ गया जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं। तो आप आए दिन सुनते भी होंगे, जनहित याचिका किसी भी सामाजिक मुद्दे से, विवादित मुद्दे से संबंध में कोई भी व्यक्ति जो है न्यायालय के अंदर न्याय की गुहार लगा सकता है। जैसे कोई गरीब निर्धन वर्ग है, उनका कौन वकील उनके लिए मुकदमे लड़ेगा, क्योंकि उनके पास में आर्थिक अभाव है। तो इस दृष्टि से PIL जो है एक सामाजिक कल्याण का एक साधन है। ये क्वेश्चन UPSI के अंदर। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो भारत के अंदर जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। याद रखिए, भारत में केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगेगा, बाकी सब पे महाभियोग के जैसी प्रक्रिया लगेगी, लेकिन महाभियोग नहीं कहलाएगा। तो वो हमने उसके बारे में चर्चा हम जब राष्ट्रपति के बारे में करेंगे फिर मैं विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पॉइंट क्या आएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट कह लीजिए इंग्लिश के अंदर, वो भी यहाँ से लिया। अगला पॉइंट आ गया कि उच्च न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें हटाने से संबंधित में, यानी कि जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उन्हें हटाने की प्रक्रिया जो है वो विपक्षी दलों ने लाए थे। हालांकि वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि इस प्रक्रिया को राज्यसभा के सभापति ने निरस्त कर दिया था। तो इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है, फिर चर्चा हमारी जब ही होगी जब हम न्यायाधीशों को हटाने के बारे में करें। एक इतनी जटिल प्रक्रिया है न्यायाधीश को कार्यकाल से पहले हटाने की कि आज तक एक भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और न्यायाधीशों को हटाने की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। उससे नीचे जो न्यायालय होते हैं जैसे जिला न्यायालय, वहां पर हाई कोर्ट की, वहां पर जो हटाने का अधिकार है वो हाई कोर्ट को दिया गया। इसके बाद है राष्ट्रपति जो है सेना का सर्वसेनापति होता है। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, तो वो सर्वसेनापति, सेना के तीनों अंगों के जो मुखिया हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद और कार्य। जैसे अभी आपने पढ़ा हो, आप देख रहे होंगे कि नवंबर 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। उन चुनाव के अंदर डोनाल्ड ट्रंप है और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन है। तो जो बिडेन जो है उन्होंने अपना एक प्रत्याशी चुना है जो कि उपराष्ट्रपति बनेगा। तो जो भी राष्ट्रपति चुनाव जीतेगा उसका चुना हुआ प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। तो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं? उपराष्ट्रपति का एक ही कार्य है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। इसके विपरीत अमेरिका के अंदर यदि राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले हट जाता है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। इसके बाद लिखित संविधान। दुनिया के अंदर जैसे मैंने कहा संविधान की जननी कौन सा है? ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो मौखिक है, लिखित नहीं है। पहला दुनिया का लिखित संविधान कौन सा है? US। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद न्यायिक समीक्षा, ये जरूर समझ लीजिए। न्यायिक समीक्षा कई क्वेश्चन जो है UPSI के अंदर इससे जुड़े हुए आए। न्यायिक समीक्षा जो है इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जिसका अर्थ ये है कि एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया
यूपी के एग्ज़ाम के अंदर आ गया, आरओ के एग्ज़ाम के अंदर, रेवेन्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम के अंदर, उसके अंदर ये पूछा गया कि संविधान का अभिभावक कौन है। तो संविधान का जो अभिभावक है, गार्जियन है, वो किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को किस आधार पर हम कहते हैं कि ये अभिभावक है? इस आधार। न्यायिक समीक्षा का मतलब है यदि कोई कानून हमारी संसद में बनता है या विधानसभा में बनता है, वो संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल, इसकी व्याख्या करने का अधिकार। यानी कि कोई भी एक्ट जो बना है पार्लियामेंट में, वो अगेंस्ट है या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको एनालाइज करने की जो पावर है वही जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। अगला होगा उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला पॉइंट होगा कानून के समान अधिकार, कानून के समान संरक्षण का अधिकार, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि देश के अंदर हर वर्ग के व्यक्ति पर एक समान कानून ही लागू होगा। अगला पॉइंट आ गया, जापान से हमने क्या लिया, ये क्वेश्चन जो है यूपी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर अडोप्टेड बाय लॉ। इसका अर्थ ये हो गया कि जो हमारे यहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी कानून जो हमने अपनाई हुई है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अजमल कसब है, अजमल कसब को किसी सब ने सीसीटीवी के ऊपर देखा कि वो जो निर्दोष लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन पर गोलीबारी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसे मृत्युदंड दी गई। अगला पॉइंट हो गया आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक, इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे आप जानते हो कि हमारे संविधान के अंदर जो भाग 4 है, उसी के अंतर्गत ये पॉइंट आते हैं। तो याद करने हैं कि कहाँ से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट ये कौन से देश से ग्रहण करेंगे। इसके बाद है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसके अंदर देश के जितने भी एमएलए हैं वह हिस्सा लेते हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर देश में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया, जो हमारा राज्यसभा है इसकी कुल संख्या है 233 + 12 = 245। ये जो 12 सदस्य हैं ये कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारिता या समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो ये जो 12 सदस्य हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनका मनोनयन होता है, ये मनोनयन की प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ग्रहण करी। इसके बाद यूके, ब्रिटेन या इंग्लैंड कहलाता है। यूके, ब्रिटेन या इंग्लैंड मैंने इसलिए लिखा है कि सीडीएस के एग्जाम में और डीपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि क्या अंतर होता है यूके में और ब्रिटेन में। तो ये ध्यान रखिए कि जब हम यूके कहते हैं तो यूके मिलकर बना है इन 2 इकाइयों से, इसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। ये 2 इकाइयाँ मिलकर जो है ये देश बनाती हैं ये। और जो ब्रिटेन है इसके अंतर्गत आता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इसीलिए आप देखते होंगे ये जो ग्रेट ब्रिटेन है इसका भारत पे शासन था। इसका झंडा जो है ये कहलाता है यूनियन जैक, जिसमें आप देखते होंगे इसके अंदर ये लाल रंग की तो पट्टियां हैं, ये फिल्मों में भी आप देखोगे अंग्रेजों को दिखाते हैं, अंग्रेज तो लाल पट्टियां, और पीछे जो है ये बैकग्राउंड में नीला कलर, इसे कहते हैं यूनियन जैक। और जब क्रिकेट टीम आती है तो वो आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह इस प्रकार का है कि उसके अंदर जो है एक क्रॉस बना हुआ है, ये इस टाइप का, और इसे ये सफ़ेद रंग का होता है, ये इंग्लैंड का। तो इसीलिए मैंने इन तीनों को लिखा। तो लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, और ये जो इकाई बनती है यूके, इससे मिलकर बनी। इसके बारे में क्या पॉइंट है? संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया, और मैग्ना कार्टा जो है ये विश्व भर के अंदर संविधान की जननी कहा जाता है, इसलिए।
अगला पॉइंट आ गया विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका अर्थ हो गया जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 है, उसके अंतर्गत दिया गया है कि हमारे सभी कानून के समक्ष समान होंगे। फिर हो गया निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है, अभी हमने पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग भारत में 3 सदस्यीय होता है, और इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनका नाम है सुनील अरोड़ा, और 2 होते हैं उसमें निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर या निर्वाचन आयुक्त। तो और इसका गठन कब हुआ था, अभी आपने पढ़ा था कि इसका पिछले मैंने आपको बार बताया था कि इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसके बाद आ गया अगला जो पॉइंट है संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली का मतलब यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें रियल पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के, और सांकेतिक मुखिया या सिंबॉलिक हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट हो गया राष्ट्रपति सांकेतिक एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये हो गया कि जैसे कुछ देशों में 2 देशों की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, लेकिन भारत में यदि भारतीय नागरिक जिसके पास भारत का पासपोर्ट है यदि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। ये सिंगल सिटीजनशिप एसएससी के एग्जाम में आया कि हमने कहाँ से ग्रहण किया, तो वहाँ उत्तर ब्रिटेन आएगा। फिर होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद, इसे कहते हैं CAG। CAG कौन होता है, CAG जो है ये वो अधिकारी होता है जो भारत के केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जिनकी वो सिफारिश करे उन सबके खातों की जांच करता है, ऑडिट करने का काम है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो देश का सबसे बड़ा खातेदार होता है जो खातों की जांच करता है। और वर्तमान में आज जैसे 21 अगस्त 2020 है, तो अब जो है नए CAG बने हैं 14वें, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अब तक उपराज्यपाल थे। कहाँ, कौन से केंद्र शासित प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के। तो जब 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उसके पहले उपराज्यपाल यानी कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए थे गिरीश मुर्मू, वही अब CAG बने। इसके बाद आ गया लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं भाई, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या जिनको लोकसभा का स्पीकर कहते हैं, उनकी और ब्रिटेन के अंदर एक बड़ा फर्क ये है कि ब्रिटेन के अंदर जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसे पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है, हमारे यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं।